नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अंकिल लेक्चर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के फोर्थ वीडियो के बारे में। यानी फ्रेंड्स, मैंने बीए सेकेंड ईयर की हिंदी साहित्य की मैंने 3 वीडियो आप सभी को उपलब्ध करा दी हैं। आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर प्ले लिस्ट में उसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा ये चौथा वीडियो आज मैं 37 नंबर क्वेश्चन से बताऊंगा। यानी कि मैंने अपने उस 3 वीडियो में 36 नंबर क्वेश्चन तो वो आप सभी तक सॉल्व करा दिया है। मेरा फ्रेंड्स ये चौथा वीडियो, इसमें मैं 37 नंबर क्वेश्चन से आप सभी को सॉल्व कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अभी से ही लाइक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, और खासकर एक नोटिस करने योग्य बात है कि फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को स्किप कर मत देखना, क्योंकि इसमें मैं कुछ व्यू पॉइंट्स बीच बीच में बताता रहता हूँ। आप लोग अगर स्किप करेंगे तो वो कट जाएंगे जिन्हें आप नहीं जान पाएंगे, तो जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम 37 नंबर क्वेश्चन से बात करते हैं कि आखिर में हमारा 37 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है कि पंत जी का कौन सा महाकाव्य लोक जीवन का महाकाव्य है। यानी कि फ्रेंड्स, जो सुमित्रानंदन पंत जी थी उनका कौन सा महाकाव्य लोक जीवन का महाकाव्य है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है कि पंत जी का लोकायतन। फ्रेंड्स, कौन सा मैंने कल इसे बताया भी आपने, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा वो तीसरा वीडियो जाकर आप सभी देख लेना। तो फ्रेंड्स, जो पंत जी का लोकायतन महाकाव्य है, यानी कि जो लोकायतन महाकाव्य है वो लोक जीवन का महाकाव्य है। यह महाकाव्य सन 1964 में सुमित्रानंदन पंत जी ने प्रकाशित किया था। नहीं कि जो सुमित्रानंदन पंत जी का लोकायतन महाकाव्य था उसे ही लोक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंत जी की कौन कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। यानी जो सुमित्रानंदन पंत जी थी उनकी कौन कौन सी कविता आखिरकार हमारी इस पाठ्यक्रम में संकलित है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है कि पंत जी की 5 कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं जो अग्रलिखित है। यानी कि वो कौन कौन सी कविताएं हैं उन्हें भी हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें प्रथम कविता है प्रथम रश्मि, सेकंड कविता है नौका विहार, थर्ड कविता है परिवर्तन, फोर्थ कविता है आह धरती कितना देती है एंड फिफ्थ कविता है ताज। इसमें फ्रेंड्स, प्रथम रश्मि, नौका विहार और परिवर्तन ये काफी इनकी फेमस कविताएं रही हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निराला का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। यानी कि जो निराला जी थे इनका संक्षिप्त जीवन परिचय देना है कि आखिर में इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी जन्म कब हुआ था या कहाँ हुआ था, इन्हीं के बारे में बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे भी जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार निराला जी का जन्म माघ शुक्ल यानी कब हुआ था फ्रेंड्स, माघ में, यानी कि माघ मंथ में, माघ शुक्ल 11 संवत 1955 तदनुसार 29 फरवरी 1889 को राम सहाय तिवारी के घर में हुआ था। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे करके क्वेश्चन भी आता है कि निराला के पिताजी का नाम या निराला का जन्म आखिर किनके घर में हुआ था। तो राम सहाय तिवारी जी के घर में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स, 19 फरवरी 1889 को। उसके बाद में षष्ठवादी आलोचक आचार्य नंद लुरारे वाजपेयी के अनुसार सन 1911 में निराला जी का विवाह रायबरेली जिले के डलमऊ नामक स्थान के निवासी श्री रामदयाल दुबे की पुत्री मनोहरा देवी से संपन्न हुआ था। यानी कि जो निराला जी थे फ्रेंड्स, निराला जी की जो शादी हुई थी वो रामदयाल दुबे की पुत्री मनोहरा देवी, यानी कि निराला जी की वाइफ का क्या नाम था फ्रेंड्स, तो इसमें निराला जी की वाइफ का नाम था मनोहरा देवी। यानी कि मनोहरा देवी जो रामदयाल दुबे की पुत्री थी। रामदयाल जी कहाँ के रहने वाले थे, तो रायबरेली के डलमऊ नामक स्थान के वो निवासी थे। उन्हीं के यहाँ निराला जी की शादी हुई थी। निराला जी की पुत्री सरोज का विवाह, यानी कि निराला जी की पुत्री एक बेटी हुई थी उनका नाम, जिनका नाम सरोज था। तो सरोज का विवाह सन 1930 में श्री शिवशेखर द्विवेदी के साथ हुआ था। किनके पास हुआ था फ्रेंड्स, श्री शिवशेखर द्विवेदी। ऐसे भी कुछ करके क्वेश्चन आता है कि निराला जी की पुत्री का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी नोटिस करने योग्य यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं कि निराला जी की पुत्री का नाम सरोज था, जिनका विवाह सन 1930 में श्री शिवशेखर द्विवेदी जी के साथ हुआ था। लंबी बीमारी के बाद सन 1935 में सरोज की मृत्यु हो गई थी। यानी कि निराला जी के सम्मुख ही इनकी बेटी सरोज की मृत्यु हुई थी, जो सन 1935 में हुई थी। उसका निराला जी का देहावसान, यानी कि जो निराला जी थे इनका देहावसान 15 अक्टूबर 1961 में
1961 को रविवार को चित्रकार कमलाशंकर के दारागंज इलाहाबाद वाले मकान में प्रातः 9:23 पर हुआ था। यानी फ्रेंड्स जो जयशंकर निराला जी थे, इनका देहावसान 15 अक्टूबर 1961 में रविवार को चित्रकार एक कमलाशंकर, यानी कि कमलाशंकर एक चित्रकार थे जो दारागंज के इलाहाबाद के थे, उन्हीं के मकान में 9:23 पर इनका देहावसान हो गया था। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निराला जी की कब जीवन का, यानी निराला जी के कब जीवन का प्रारंभ किस कविता से हुआ था, यानी जो निराला जी ने अपनी कविताएं लिखी या फिर किस कविता से इनके कब जीवन का प्रारंभ हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि निराला जी के कब जीवन का प्रारंभ सन 1916 में प्रकाशित उनकी कविता जूही की कली से हुआ था। किससे हुआ था फ्रेंड्स? जूही की कली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कविता है फ्रेंड्स निराला जी की, इसलिए आप लोग इसे थोड़ा फोकस कर लीजिए। और ये कब प्रकाशित हुई फ्रेंड्स? तो 1916 में प्रकाशित हुई। इसी के साथ फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्नेह निर्झर बह गया है, स्नेह निर्झर बह गया है कविता निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित है। यानी कि जो ये पंक्ति है फ्रेंड्स, स्नेह निर्झर बह गया है कविता निराला की किस काव्य संग्रह में संकलित। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि स्नेह निर्झर बह गया है कविता निराला के अणिमा काव्य संग्रह में संकलित। यानी कि निराला जी ने अणिमा एक काव्य संग्रह लिखा, उसी में ये पंक्ति स्नेह निर्झर बह गया है संकलित है। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जूही की कली, संध्या सुंदरी, भिक्षुक, बादल राग तथा जागो फिर एक बार कविताएं निराला जी की किस काव्य संग्रह में संकलित हैं। फ्रेंड्स इसका आंसर है कि सन 1930 में प्रकाशित काव्य संग्रह परमल में। किसमें फ्रेंड्स? परमल में ये जितनी भी कविताएं हैं, जूही की कली, संध्या सुंदरी, भिक्षुक, बादल राग, जागो फिर एक बार, ये सभी कविताएं इसी काव्य संग्रह यानी कि परमल काव्य संग्रह में संकलित है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निराला की लोकोन्मुखता पर प्रकाश डालने, यानी कि जो निराला की लोकोन्मुखता थी उसी पर प्रकाश डालना है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर है कि निराला यद्यप छायावादी युग के कवि थे। कहाँ के कवि थे फ्रेंड्स? तो निराला जी जो थे वो छायावादी युग के कवि थे, लेकिन प्रगतिशील चेतना का उन्मेष, किसका फ्रेंड्स? प्रगतिशील चेतना का उन्मेष उनके अंतःकरण में बहुत पहले ही हो गया था। निर्धनों, पीड़ितों और शोषितों को अपने काव्य का विषय बनाकर उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा। यानी कि उन्होंने अपने काव्य का महत्वपूर्ण उद्देश्य किसे बनाया, विषय किसे बनाया? तो फ्रेंड्स निर्धनों को, पीड़ितों को और शोषितों को बनाया है। अपनी इस उद्देश्य प्रक्रिया के कारण ही वो लोकोन्मुख रचनाकार के रूप में गिने जाने लिखी। भिक्षुक, विधवा व तोड़ती पत्थर आदि कविताएं उनकी उक्त प्रवृत्ति को पूर्णतः व्यंजित करती हैं। उदारता, भिक्षुक कविता का यह अंश देखा जा सकता है। यानी कि मैं अभी भिक्षुक कविता का कुछ अंश आप सभी को बताऊंगा। वो कविता निराला जी ने लिखी है, वो काफ़ी फेमस कविता है जो इनकी भिक्षुक कविता है। विधवा भी है, तोड़ती पत्थर, ये से जितनी भी कविताएं लिखी हुई इन्होंने काफ़ी फेमस हो गई हैं कविताएं, क्योंकि इन्होंने निर्धनों, पीड़ितों और शोषितों पर अपनी ये कविताएं लिखी हैं, इसी कारण से ज़्यादातर फेमस होंगे। तो फ्रेंड्स आखिरकार वो कौन सी कविता है? तो फ्रेंड्स वो कविता है, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लुकटिया टेक। यानी कि इसमें एक भिखारी की बात हो रही है फ्रेंड्स, कि वह आता है दो टूक कलेजे के करता पछताता, अर्थात उसका शरीर एकदम से बहुत ही ज़्यादा निर्बल है, जिसमें कुछ ताकत नहीं है। दो टूक कलेजे के पछताते, केवल उसके पास कुछ अपनी शरीर को ढकने के मतलब ये ऐसा, तो उसमें मैंने इसे अच्छे तरीके से पढ़ा, मैं आपको इसलिए विस्तार कर रहा हूँ कि वो इसमें एक भिखारी आता है जिसका शरीर पूर्ण रूप से ढका नहीं होता है, वो उसमें फटे पुराने कपड़े को किसी तरह लपेटे हुआ रहता है और वो बहुत ही निर्बल होता है। तो वह आता है तो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं, अर्थात जो उसका पेट और पीठ है वो दोनों मिलकर एक हो गया है, चल रहा लकुटिया टेक, अर्थात अपने वो लाठी के सहारे चल रहा है। फ्रेंड्स निराला जी ने काफ़ी इमोशन करने वाली कविताएं लिखी हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद हर कोई व्यक्ति भी इमोशनल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस कारण से निराला जी काफ़ी फेमस राइटर भी रहे हैं। इसी के बाद फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में कि दान कविता का वैशिष्ट्य निरूपित करिए। यानी जो दान कविता का वैशिष्ट्य या जो दान कविता लिखी गई है फ्रेंड्स, इसी का वैशिष्ट्य निरूपित करना है। तो इसका आंसर है कि दान कविता में वाह आडंबर करने वाले समाज की उच्च व प्रबुद्ध वर्ग पर, किसमें फ्रेंड? समाज की उच्च व प्रबुद्ध वर्ग पर तंज कसा गया है।
उनकी वास्तविक मनोस्थिति से समाज को परिचित कराया गया है। दान तो व्यक्ति की मानवीय संवेदना एवं भावुकता का प्रतीक होता है। फ्रेंड्स, ये काफी नोटिस करने योग्य बात है कि दान तो व्यक्ति की मानवीय संवेदना एवं भावुकता का प्रतीक होता है, ना कि बाहरी दिखावे का, जिसके द्वारा पुरुष अपनी प्रसिद्धि एवं यश को अभिव्यक्त करता है। समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए ही कवि ने इस शीर्षक दान को अपने काव्य का प्रमुख विषय बनाया। यानी कि जो दान एक कृति है फ्रेंड्स, ये काफी फेमस कृति है। इन्होंने दान के बारे में बताया कि यह तो व्यक्ति की मानवीय संवेदना एवं भावुकता का प्रतीक होता है, ना है कि बाहरी दिखावे का। इसी का फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुत्री की मृत्यु के उपरांत निराला ने कौन सा शोक गीत लिखा। यानी कि जब मैंने फ्रेंड्स बताया कि निराला जी की मृत्यु से पहले उनकी पुत्री सरोज स्मृति की मृत्यु हो जाती है, तो वहीं फ्रेंड्स उन्होंने निराला जी ने अपनी पुत्री की मृत्यु के बाद कौन सा शोक गीत लिखा। तो फ्रेंड्स इन्होंने लिखा है सरोज स्मृति, यानी सरोज स्मृति अपनी पुत्री के नाम पर ही इन्होंने एक कृति लिख डाली है। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है निराला की पत्नी का नाम क्या था। ये फ्रेंड्स मैंने आप सभी को बताया कि इनकी पुत्री और पत्नी का नाम आप लोग नोटिस कर लीजिए, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स निराला की पत्नी का नाम मनोरमा देवी था। क्या था फ्रेंड्स? मनोरमा देवी था। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निराला की पुत्री का नाम क्या था। तो फ्रेंड्स निराला की पुत्री का नाम सरोज था। यानी कि निराला जी की पुत्री का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो निराला जी की पुत्री का नाम सरोज था। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राम कथा पर आधारित निराला की रचना का नाम बताइए। यानी कि जो राम की कथा पर आधारित निराला जी की रचना है फ्रेंड्स, उसी का नाम बनाना है, नाम बताना। तो फ्रेंड्स उसका नाम है कि राम की शक्ति पूजा, जो निराला जी की राम कथा पर आधारित है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बादल को निराला ने क्या कहकर संबोधित किया है। तो फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स बादल को निराला जी ने क्रांति का दूत कहकर संबोधित किया है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि छायावादोत्तर कविताओं के अंतर्गत किन किन कविताओं को स्थान दिया गया है। यानी कि जो छायावादोत्तर कविताओं के अंतर्गत किन किन कविताओं को स्थान दिया गया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि छायावादोत्तर काव्य के अंतर्गत छायावादोपरांत रचित राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविताएं तथा व्यक्तित्व प्रगीतों की वह धारा आती है जिसे जवानी व मस्ती का काव्य भी कहा जाता है। यानी कि जो इन्होंने छायावादोत्तर कविताओं के अंतर्गत छायावादोपरांत राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविताएं व व्यक्तित्व प्रगीतों की धारा आती है। इसी तरह फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद कब से कब तक माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कम से कम 7 बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि प्रगतिवाद का समय 1936 से 1943 तक माना जाता है। कब तक माना जाता है फ्रेंड्स? 1936 से लेकर 1943 तक। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद को परिभाषित कीजिए। आखिर कि प्रगतिवाद क्या है, उस समय की क्या क्या दृष्टिकोण रही, तो उन्हीं को परिभाषित करना है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर है कि प्रगतिवाद को परिभाषित करते हुए शिवदान सिंह चौहान ने कहा। यानी कि ये काफी फेमस राइटर रहे हैं शिवदान सिंह चौहान जी ने। तो इन्होंने कुछ कहा है, प्रगतिवाद को परिभाषित किया है कि प्रगतिवाद साहित्य की धारा नहीं, साहित्य का मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। जैसे रस सिद्धांत साहित्य की धारा नहीं, साहित्य का प्राचीन आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, अतः प्रगतिवाद को सौंदर्य शास्त्र संबंधी मार्क्सीय दृष्टिकोण का हिंदी नामकरण समझना चाहिए। यानी कि जो शिवदान सिंह चौहान जी थे उन्होंने कहा कि प्रगतिवाद साहित्य की धारा नहीं, साहित्य का मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। जिस प्रकार से रस सिद्धांत साहित्य की धारा नहीं, साहित्य की प्राचीन आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील काव्यधारा की प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं का नाम उल्लेख करना है। यानी कि जो प्रगतिशील कवि के प्रमुख कवि थे, काव्यधारा के प्रमुख कवि थे और उनकी रचनाएं जो है उन्हीं का नाम उल्लेख करना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम अग्रलिखित प्रकार से हैं। इसमें हमारे पहले कवि हैं फ्रेंड्स नागार्जुन जी। यानी कि नागार्जुन जी काफी फेमस यहाँ पर कवि हैं, जिन्होंने अपनी उनकी कृतियाँ कुछ इस प्रकार से है कि उनकी पहली कृति है युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ और भस्मांकुर। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे अगले कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी, जिन्होंने अपनी उनकी कृतियाँ है युग की गंगा, नदी के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं। इसके बाद अगला कृति इनका आग का आईना। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारे अगले कवि हैं त्रिलोचन जी, जिन्होंने लिखा है धरती मिट्टी की बारात, उस जनपद का कवि हूँ।
इसी के बाद फ्रेंड्स हमारे लास्ट कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी, जिन्होंने लिखा है हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विंध्य हिमालय। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रगतवाद के किन्हीं 4 प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है, यानी जो प्रगतवाद के 4 प्रवृत्ति हैं फ्रेंड्स उन्हीं का उल्लेख करना है। तो उनकी 4 विशेषताएं या उनकी 4 प्रवृत्तियां इस प्रकार से हैं फ्रेंड्स। इसमें पहली प्रवृत्ति है या पहली विशेषता है सामाजिक व्यवस्था के प्रति असंतोष, यानी कि उस समय सामाजिक व्यवस्था के प्रति असंतोष था। सेकंड इसकी विशेषता है कि शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं क्रांति का आह्वान था। इसी के साथ अगला विशेषता इसका कि नारी स्वतंत्रता की पुकार थी। और सबसे लास्ट इसमें है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कला के प्रति नवीन दृष्टिकोण, यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ कला के प्रति नवीन दृष्टिकोण वहाँ पर सोची जाती थी। प्रगतिवाद के किन्हीं 4 प्रवृत्तियों में ये प्रवृत्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रगतवाद का जन्म किसके विरोध से हुआ, यानी कि जो प्रगतवाद था फ्रेंड्स उसका जन्म आखिर किसके विरोध से हुआ। तो इसका आंसर है कि आधुनिक हिंदी कविता में प्रयोगवाद का जन्म छायावाद की अतिशय अशरीरी कल्पना, सूक्ष्मतावादी, सौंदर्य बोध एवं एकांगता के विरोध से हुआ है। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 10 या 12 बार पूछा जा चुका है हमारे बोर्ड एग्जाम में, तो इस कारण से फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फ्रेंड्स लिखा गया कि आधुनिक हिंदी कविता में प्रयोगवाद का जन्म छायावाद की अतिशय अशरीरी कल्पना, सूक्ष्मतावादी, सौंदर्य बोध एवं एकांगिता के विरोध से हुआ है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। जय हिंद।